इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की बेटी के नाम से दोस्तों रानी गाई दिनलियू जेलियंग इनको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रानी गाई दिनलियू जेलियंग जी को जाना जाता है पहाड़ों की बेटी के नाम से। और ये क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे भाग 4 में दोस्तों को देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हम क्या पढ़ते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, भाग 3 में हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं और भाग 4 को हमें दोस्तों हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? यानी कि एकता दिवस कब मनाया जाता है? डायरेक्टली यह पूछा जा रहा है। 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर को? तो राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस। अगला प्रश्न है, एक बेल्ट एक रोड OBOR किस देश द्वारा बनाई जा रही है? तो एक बेल्ट एक रोड यानी कि वन बेल्ट वन रोड OBOR किस देश के द्वारा दोस्तों ये बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है चीन के द्वारा दोस्तों OBOR बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस राज्य में स्थित है? सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या पख्तूनख्वा? ठीक है, तो दोस्तों ग्वादर बंदरगाह है यह कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में दोस्तों यह स्थित है ग्वादर बंदरगाह। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार हिंदी सत्याग्रहियों को आजीवन मासिक पेंशन देगी? तो हिंदी सत्याग्रहियों को आजीवन मासिक पेंशन देने वाली राज्य सरकार कौन है दोस्तों? हमारी यह है हरियाणा की राज्य सरकार। कौन है? हरियाणा की राज्य सरकार है। अगला प्रश्न है, निम्न टेनिस खिलाड़ियों में से किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन है दोस्तों? वो है राफेल नडाल। क्या कौन है? राफेल नडाल है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हॉर्नबिल का एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव यानी कि हॉर्नबिल जो हमारा महोत्सव या फेस्टिवल है, कहाँ का दोस्तों यह फेस्टिवल है? तो नागालैंड का दोस्तों एक फेस्टिवल है। क्या हॉर्नबिल त्योहार या हॉर्नबिल महोत्सव या हॉर्नबिल कहाँ का एक त्योहार है दोस्तों? यह भी प्रश्न बनता है, तो नागालैंड का है। ठीक है, और ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श मांगा जाता है वह आर्टिकल 143 के अंतर्गत मांगा जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 143 के अंतर्गत। ठीक है, 352 दोस्तों हमारा राष्ट्रीय आपातकाल को बताता है, 356 हमारा क्या बताता है? राज्य आपातकाल को, सॉरी 352 राज्य आपातकाल को बताता है और 356 हमारा राष्ट्रीय आपातकाल को दोस्तों बताता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दो शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे? तो SPA समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्द हैं दोस्तों जो कि हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, SPA। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोक लेखा समिति में दोस्तों लोक सभा के 15 सदस्य दोस्तों क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 15 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो रखे गए हैं। ठीक है, और 11वीं अनुसूची दोस्तों आपको बताइए हमारी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक अधिनियम वर्ष कितने में पारित किया गया था? तो जो भारतीय नागरिक अधिनियम है दोस्तों यह कब पारित किया गया था? तो सन 1955 में दोस्तों भारतीय नागरिक अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1955 में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग किस वर्ष में बहुसदस्यीय संस्था बना? यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है वह किस वर्ष से बहुसदस्यीय संस्था बना? ठीक है, तो ये बना था दोस्तों कब से? 1989 से भारत का निर्वाचन आयोग क्या बना? बहुसदस्यीय संस्था बना। अगला प्रश्न है दोस्तों, MKS प्रणाली में प्लांक के स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो MKS प्रणाली में दोस्तों प्लांक के स्थिरांक का मात्रक है जूल सेकंड। वैसे दोस्तों आपके सिलेबस में साइंस नहीं है दोस्तों, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी आप याद कर ही लीजिएगा, MKS प्रणाली में प्लांक का स्थिरांक। ठीक है, अगला दोस्तों, अनुनाद की स्थिति में LCR का परिपथ का शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर कितना होता है? तो पावर फैक्टर 1 होता है। इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा,
कि एक तार के 1.6 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, किसी एक बिंदु से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो आपने फॉर्मूला दोस्तों पढ़ा होगा I बराबर NE, ठीक है। तो यहाँ पर आपको I की वैल्यू दी है 1.6 मिली एम्पियर, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बतानी है कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रवाहित होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आप दोस्तों n बराबर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, n बराबर हो जाएगा I अपॉन E, ठीक है। तो I की वैल्यू दी है आपको 1.6 मिली एम्पियर, तो इसे एम्पियर में चेंज करेंगे 1.6 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.3 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है। तो 1.6 से 1.6 कट गया, ये 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +19 हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल आंसर आएगा 10 की पावर 16, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न भी आपके नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन उसका सदस्य नहीं था। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल था दोस्तों, यह प्रश्न यूकेपीएससी ने पहले भी 2 से 3 बार पूछा हुआ है, तो इसमें से कौन उसका सदस्य नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, लियाकत अली खान या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपको पता है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में लियाकत अली खान जी सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका लियाकत अली खान। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का दोस्तों एसआई मात्रक होता है क्या, वेबर। क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। और वहीं आपसे दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछेगा, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है दोस्तों क्या, ओम। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, तो फोटोन का जो आपका विराम द्रव्यमान दोस्तों होता है वह होता है कितना, 0, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न की श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है, ठीक है। तो दृश्य भाग में दोस्तों आपकी क्या पाई जाती है, बामर श्रेणी आपके दृश्य भाग में पाई जाती है। दोस्तों वैसे ये प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन साइंस के क्वेश्चन है तो मैं स्किप नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए आपको बता देता हूं, ठीक है। एस्कारिस लंब्रिकोइडीज का प्रचलित नाम क्या है। जो एस्कारिस ये क्रोइडीज है दोस्तों, इसका आपका प्रचलित नाम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोलकृमि। क्या बोलते हैं इसको, गोलकृमि दोस्तों इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पचे हुए भोजन के अवशोषण का प्रधान अंग क्या होता है। तो पचे हुए भोजन के अवशोषण का दोस्तों जो आपका प्रधान अंग होता है वो होता है छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत या क्षुद्र आंत, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरीसृप युग था, पैनियोजिक या पैलियोजोइक, सिनोजोइक, मीसोजोइक या फिर प्लेटोरोजोइक, ठीक है। तो कौन सा सरीसृप युग था दोस्तों, सरीसृप युग था इसमें से क्या, मीसोजोइक। यह प्रश्न अच्छा है, पूछा भी गया बहुत बार। अगला प्रश्न है, एक चारागाह परिस्थिति तंत्र में दीमक का पोषी स्तर होता है। तो जो दीमक होता है चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों, ये आपके एनवायरमेंट का भी टॉपिक है, तो इसमें दोस्तों जो दीमक होता है क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है क्या, दीमक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानस अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। तो मानस अभ्यारण्य हमारा कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण यह दोस्तों प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो रेगिस्तान में रहने वाले जंतु मरुस्थलीय जीव जंतु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको जीवित जीवाश्म माना जाता है। तो जीवित जीवाश्म के रूप में दोस्तों लिम्यूलस को जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है, किसको, लिम्यूलस को। अगला प्रश्न है, 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका प्रतिरोध दोस्तों आपको निकालना है, यानी कि R निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा पावर P बराबर VI, ठीक है। तो सबसे पहले आप इससे क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप इससे आप I की वैल्यू निकालेंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V, ठीक है। तो P की वैल्यू आपको दी है दोस्तों 100 वाट और V की वैल्यू आपको दी है 220 वोल्ट, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, R निकालना है, तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन I होता है, ठीक है। तो V की वैल्यू आपको दी हुई है 220 और I की वैल्यू आपने निकाली है 100/220, ठीक है। तो 100 अपॉन 220, तो ये 220 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा इंटू 220, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 22 कितना हो गया, 484। तो 484 ओम आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे यह प्रश्न दोस्तों पहले जब साइंस आती थी ना, तो इस प्रकार का प्रश्न यूकेपीएससी पूछता था। तो ये बेसिक से जो फॉर्मूले हैं साइंस के, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन वह साइंस के भी आपके डाल दे, वैसे तो सिलेबस में साइंस नहीं दिया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, स्टेम कोशिकाएं जो सभी कोशिकाओं में विभेदित हो सकती हैं, कौन सी कोशिकाएं ऐसी होती है, ठीक है। तो स्टेम कोशिकाएं दोस्तों जो सभी कोशिकाओं में विभेदित हो सकती है, कौन सी होती है, भ्रूण स्टेम कोशिका, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधे की लंबाई डैश 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 से बढ़ती है, यानी कि पौधे की लंबाई किससे बढ़ती है दोस्तों, तो पौधे की लंबाई शीर्ष विभज्योतक से बढ़ती है। अगला प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष का कौन सा भाग मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सिनकोना जो वृक्ष है दोस्तों, इसका प्रयोग मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसकी छाल का मेनली इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों, तो लिथियम हमारी क्या है, सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कार्बन का कठोरतम रूप कौन सा होता है। तो कार्बन का कठोरतम रूप होता है दोस्तों क्या, हीरा कार्बन का कठोरतम रूप है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाने वाली आदर्श गैस कौन सी होती है। तो सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाने वाली आदर्श गैस होती है दोस्तों क्या, जेनॉन। क्या होती है, जेनॉन।
अगला प्रश्न है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह है सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन है। अगला प्रश्न है थर्मल पावर स्टेशन का मुख्य गैसीय प्रदूषक क्या होता है? तो थर्मल पावर स्टेशन दोस्तों यहाँ पे आपकी एनर्जी बनती है थर्मल रूप से, ठीक है, यानी कि कोयले से जो आपकी एनर्जी बनती है, इसमें मुख्य प्रदूषक होता है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। अगला प्रश्न है दोस्तों बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त होने वाला बहुलक कौन सा है? तो बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त होने वाला जो आपका बहुलक है दोस्तों वो है लेक्सन। क्या है? लेक्सन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक प्यूरिन क्षार है? तो प्यूरिन क्षार इनमें से कौन है दोस्तों? थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल या फिर ग्वानिन। तो ग्वानिन इसमें से क्या है? एक प्यूरिन क्षार है। अगला प्रश्न है एंजाइम शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो एंजाइम शब्द का पहली बार प्रयोग दोस्तों कोहने ने किया था। वैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि साइंस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यह प्रश्न आप याद जरूर कर लें। वैसे आपको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको साइंस ऐसा नहीं है कि आपको साइंस पढ़नी है, साइंस आपको पढ़नी नहीं है। बस ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आप इनको मोटा मोटा देख लीजिए। इसको मैं इसकी इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह प्रश्न पहले भी बहुत बार आपके जीके रिलेटेड एग्जाम में यूकेपीएससी ने पूछे हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कार्बन परमाणु के स्वतः जुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्बन परमाणु के दोस्तों स्वतः जुड़ने की जो क्षमता होती है इसे बोलते हैं क्या? कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पानी का सबसे अधिक घनत्व होता है +4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग एक रासायनिक हथियार की तरह किया गया था? ये दोस्तों VVIMP क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सी गैस का प्रयोग किया गया था, कौन सी एक गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? तो मस्टर्ड गैस, ठीक है, कभी कभी आप इसे पढ़ेंगे सल्फर मस्टर्ड गैस का प्रयोग दोस्तों किया गया था एक रासायनिक हथियार की तरह। तो मस्टर्ड गैस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो गायत्री मंत्र दोस्तों किससे संबंधित है? यह सवित से संबंधित है। क्या? गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न है झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम नदी का दोस्तों प्राचीन नाम आप सभी लोगों को पता भी होगा, वितस्ता हमारा क्या था? झेलम नदी का प्राचीन नाम था क्या? वितस्ता। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु ने मसंद प्रथा प्रारंभ करी थी? ठीक है, तो मसंद प्रथा या मसंद प्रथा का प्रारंभ दोस्तों गुरु अमरदास जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास दोस्तों क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम था क्या? महेश दास। अगला प्रश्न है औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बनाने में सिद्ध हस्त था? तो औरंगजेब दोस्तों वीणा बजाने में क्या था? सिद्ध हस्त था। क्या बजाता था? औरंगजेब वीणा। अगला प्रश्न है जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। अगला प्रश्न दोस्तों VVIMP क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन? बाल गंगाधर तिलक जी। BG तिलक जी हमारे गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो आप सभी लोगों को बताया दोस्तों एसिटिक अम्ल हमारा क्या होता है? सिरके में उपलब्ध रहता है क्या? एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनाध्यक्ष कौन था? तो बक्सर के युद्ध में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति 1764 में जो युद्ध हुआ था इसका सेनाध्यक्ष कौन था दोस्तों? वो था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है 1843 के एक अधिनियम द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो 1843 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों भारत में जो हमारी दास्ता प्रथा थी इसको अवैध घोषित किया गया था। यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कि दोस्तों बंगाल का पबना विद्रोह जो कि 1873 से 76 के मध्य में हुआ था यह किससे संबंधित है? किसानों से, दस्तकारों से, वन नियमन से या फिर कारखाना मजदूरों से? तो किसानों से संबंधित है दोस्तों क्या? बंगाल का पबना विद्रोह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रस्तगोप्तर यानी कि स्पीकर ऑफ ट्रूथ समाचार पत्र का संपादक कौन था? तो रस्तगोप्तर स्पीकर ऑफ ट्रूथ नामक समाचार पत्र का जो संपादक थे वो कौन थे दोस्तों? इसमें से वो थे आपके दादा भाई नौरोजी जी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हाथी दांत यानी कि टस्क एक परिवर्धित है। क्या है? हाथी दांत या टस्क एक परिवर्धित दोस्तों क्या है? ऊपरी कृतंक है। ऊपरी कृतंक है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस निम्नलिखित विटामिन में से किस एक की अनुपस्थिति में रक्त का थक्का जमने का समय बढ़ जाता है? तो रक्त का थक्का बढ़ने का यह विटामिन के की कमी से आपने पढ़ा होगा दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता है या जमने में समय बढ़ जाता है तो विटामिन के। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति ने किसानों की आय दोगुना करने का सुझाव दिया था? तो किसानों की आय दोगुना करने का जो सुझाव दिया था दोस्तों वो दिया था अशोक दलवी समिति ने। किसने दिया था? अशोक दलवी समिति ने यह सुझाव दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को 3 बैंकों के विलय में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो अभी देखिए दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों का विलय किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का, देना बैंक का और विजया बैंक का, जिसमें से पंजाब नेशनल बैंक का विलय नहीं किया गया है। ठीक है,
तो आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी श्रेणियां हैं? तो उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना जो शुरू की गई है दोस्तों, यह उद्यमियों को स्वरोजगार दिलाने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। तो इसमें जो श्रेणियां हैं, कितनी श्रेणियां हैं इसकी? 3 श्रेणियां हैं। कितनी है? 3 श्रेणियां हैं। अगला प्रश्न है, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम बहुत इंपोर्टेंट है, कब लागू हुआ था? 1878 में। तो किसने लागू किया था? आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को लागू किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याशी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे कम अंतर से चुनाव जीता था? तो इसमें से दोस्तों मदन सिंह बिष्ट जी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे कम अंतर से चुनाव जीते थे। सबसे कम अंतर से चुनाव जीते थे कौन? मदन सिंह बिष्ट जी। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह जी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों। भारत में जीएसटी किस दिनांक से लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से दोस्तों भारत में जीएसटी लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कितनी फसलों की सिफारिश की गई है? तो भारतीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए दोस्तों आपका 23 फसलों की सिफारिश की गई है। कितनी फसलों की? 23 फसलों की। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक या फिर विश्व आर्थिक मंच? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने कई बार इस रिपोर्ट का नाम भी सुना होगा। तो इसका जो प्रकाशन करता है वो करता है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक डिवाइस को भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, तो हब, ब्रिज, गेटवे या रिपीटर? तो एक डिवाइस को भिन्न प्रकार के नेटवर्कों से जोड़ने के लिए दोस्तों गेटवे का प्रयोग किया जाता है। किसका? गेटवे का। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार डिस्क जिसमें छोटे गड्ढों या पिट्स को जलाकर बर्निंग या रिकॉर्डिंग की जाती है को क्या कहते हैं? चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय टेप, पंच्ड कार्ड या ऑप्टिकल डिस्क? ठीक है, तो इसे दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? ठीक है, तो दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लेजर प्रिंटर दोस्तों इसमें से क्या है? एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि डेजी व्हील प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर आपके क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर रियल टाइम में जो ऑडियो या वीडियो चलाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने भी देखा होगा दोस्तों, आप जब यूट्यूब पे वीडियो चलाते हैं तो मैं रियल टाइम पे जो आपको लाइव में बताता हूँ, या लाइव में तो लाइव लिखा होता है, बाकी एक ऑप्शन आता है स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या? स्ट्रीमिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों क्या है? यूक्रेन है। कौन है? यूक्रेन है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक गढ़वाल के परमार राजाओं की राजधानी नहीं थी? ठीक है, तो चांदपुर गढ़ी आपको पता है दोस्तों परमार राजा की प्राथमिक राजधानी थी। श्रीनगर उसके बाद में बड़ी थी। टिहरी रियासत की राजधानी थी। तो कौन सी नहीं थी? कोटद्वार दोस्तों परमार राजाओं की राजधानी नहीं था, तो कोटद्वार आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राशि मंडल की छठी राशि कौन सी है? तो राशि मंडल की छठी राशि दोस्तों हमारी कन्या राशि है। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो बद्रीनाथ पांडे जी कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं, याद रखना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजाओं का शासनकाल वर्तमान उत्तराखंड के प्रभावों में किस कालावधि में था? ये दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न लगा मुझे। 2500 बीसी से 700 एडी, 1500 बीसी से 500 एडी, 1500 एडी से 1800 एडी, तो 2400 बीसी से 2000 बीसी। ठीक है, तो प्रश्न है कि कत्यूरी राजाओं का जो शासनकाल था वर्तमान उत्तराखंड के प्रभावों में किस कालावधि था? तो कत्यूरी राजवंश का हम कार्यकाल दोस्तों पढ़ते हैं 700 से लेकर के 1050 ईस्वी तक। ठीक है, 700 से लेकर 1050 ईस्वी तक। तो देखिए 2500 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से 700 एडी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी देखिए ऑप्शन सूट नहीं करे। 1500 बीसी तो बिफोर क्राइस्ट से 500 एडी ये भी नहीं है। 1500 एडी से 1800 एडी ये भी नहीं है दोस्तों। 2400 बीसी से 2000 बीसी ये भी नहीं है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन जो सुटेबल लग रहा है वो है 2500 बीसी से लेकर 700 एडी तक। ठीक है, और अगर हम कालावधि की बात करें तो 700 से लेकर 1050 ईस्वी तक करते हैं। ठीक है, अब अगर हम कुछ अदर इतिहासकारों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहते हैं कि 700 ईस्वी में हमारा जब चंदा आए थे तो उसी टाइम पे हमारा कत्यूरी राजवंश का अंत हो गया था। लेकिन जो ओवरऑल टाइम पीरियड था वह 2500 बीसी यानी कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी के आसपास में था। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि 7वीं या 6ठी से लेकर 11वीं शताब्दी तक हमारा मेनली कत्यूरी राजाओं ने शासन किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पातीराम द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो डॉक्टर पातीराम द्वारा लिखित पुस्तक गढ़वाल प्राचीन एवं अर्वाचीन, गढ़वाल का इतिहास, नैनीताल या फिर फॉरेस्ट फ्लोरा। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों गढ़वाल प्राचीन और अर्वाचीन
जो पुस्तक है वह डॉक्टर पातीराम के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। जबकि गढ़वाल का इतिहास दोस्तों किसके द्वारा, हरिकृष्ण रतुड़ी जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनपद नैनीताल के भवाली सैनिटोरियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि भवाली में जो दोस्तों आपका टीबी सैनिटोरियम है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों 1912 में हुई थी, ठीक है। तो टीबी सैनिटोरियम कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो नैनीताल जनपद के भवाली में स्थित है। कुमाऊं का चाणक्य दोस्तों किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं का चाणक्य के नाम से हर्षदेव जोशी जी को जाना जाता है, ठीक है। जबकि गढ़वाल का चाणक्य के नाम से पुरिया नैथानी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड के किस जनपद में पाई जाती है, तो राजी जनजाति दोस्तों मुख्यतः उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाती है और उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति भी राजी जनजाति ही है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम किस प्रयाग में होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल के रूप में दोस्तों देवप्रयाग को जाना जाता है और देवप्रयाग से आगे ही हमारा फिर गंगा के नाम से बढ़ती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, हमारे सौर परिवार का सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए, तो हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नींबू यानी कि सिट्रस परिवार के अधिकांशतः फलों में किस विटामिन की प्राचुरता पाई जाती है, नींबू में दोस्तों विटामिन सी की हमारी प्राचुरता पाई जाती है। फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों फूलों की घाटी हमारा चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, शालीमार या शालीमार बाग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो शालीमार बाग जो है दोस्तों यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित, जो जम्मू और कश्मीर में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। जबकि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाता तो वह हमारे नारायण दत्त तिवारी जी थे, लेकिन पहले पूछा गया तो नित्यानंद स्वामी जी थे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी, तो भारत की पहली संपूर्ण जनगणना दोस्तों 1881 में हुई थी सबसे पहले, ठीक है। संपूर्ण पूछा गया, ठीक है, और शुरुआत 1872 से हुई थी। अगला प्रश्न है, उपन्यासकार शिवानी का वास्तविक नाम क्या था, तो उपन्यासकार शिवानी का वास्तविक नाम दोस्तों क्या है, गौरापंत शिवानी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल का प्रथम कमिश्नर कौन था, तो कुमाऊं मंडल का प्रथम कमिश्नर या प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन था दोस्तों, वो था ई गार्डनर, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर था, ठीक है। कौन था, ई गार्डनर। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को किस रूप में जाना जाता है, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को दोस्तों क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, जिनमें से भिन्न को चुनिए, एंड्रॉइड, सी, आईओएस या फिर सिम्बियन, ठीक है। तो सी आपके क्या हो जाएगा, इसमें से भिन्न हो जाएगा, बाकी दोस्तों आपके क्या है, प्रोसीजर है, ये क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट अंतरजाल का जनक किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट का जनक दोस्तों आप सभी लोगों को, या आप कह सकते हैं इंटरनेट का जनक यानी कि अंतराजाल का जनक दोस्तों इसमें से विंटन सेल्फो कहा जाता है, किसे कहा जाता है, विंटन सेल्फो कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संचारण माध्यम नहीं है, ठीक है, टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव सिस्टम या फिर मॉडेम, तो संचार का माध्यम नहीं है, माध्यम दोस्तों मॉडेम हमारा संचार का माध्यम नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2016 और 2020 ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान शहर क्रमशः कौन कौन से थे, ठीक है। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आपको याद रखना है, जो 2024 में याद होने हैं वो भी याद रखने हैं। तो 2016 में दोस्तों जो आपका ओलंपिक शहरों खेलों का आयोजन होता है रियो डी जेनेरियो में, और 2020 में कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में हुआ था, ठीक है। तो दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है। 2016 और 20 में ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान शहर रियो डी जेनेरो और टोक्यो थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है, ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है दोस्तों वो है कौन, रानी रामपाल, ठीक है। कौन है, रानी रामपाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा पोलिंग स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो इसमें से दोस्तों गंगोत्री में जो आपका पोलिंग स्टेशन है वह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलिंग स्टेशन है। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की पहचान के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण, यानी कि देखिए दोस्तों कन्या की देवी पुरस्कार ये भी महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में दिया जाता है, देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार भी दिया जाता है, रानी रुद्रदमा देवी पुरस्कार भी दिया जाता है, जबकि गीता चोपड़ा पुरस्कार दोस्तों क्या दिया जाता है, यह एक बाल पुरस्कार है, ठीक है। तो यह पुरस्कार आपका महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के उत्कृष्ट योगदान के लिए नहीं दिया जाता है, तो गीता चोपड़ा पुरस्कार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें से गलत जोड़ियां चुनिए, एनसीईआरटी, हरिशुकेश सेनापति, ISRO यानी कि इसरो के अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ जी हैं, बिल्कुल सही है। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं, बिल्कुल सही है। UGC के अध्यक्ष दोस्तों आपके M जगदीश कुमार है, बिल्कुल सही है। तो NCERT के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों कौन है, यह नहीं है, मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियो में भी बताया दोस्तों, दिनेश प्रसाद सकलानी जी NCERT के अध्यक्ष। तो कौन सा गलत हो जाएगा, आपका NCERT वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि क्लिप बोर्ड से डाटा को हटाने
या डाटा को दस्तावेज में कॉपी करने को क्या कहते हैं? तो क्लिपबोर्ड से डाटा को दस्तावेज में कॉपी करने को दोस्तों क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको पेस्ट कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आपको ये डायरेक्टली दोस्तों प्रश्न याद रखने हैं। यूकेपीएससी का दोस्तों जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं उसके लिहाज से ये वीडियो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण थी। आप इन प्रश्नों को डायरेक्टली याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन जो हमारा पीछे आया हुआ था वो प्रश्न मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, आपातकाल वाला। ठीक है, तो आर्टिकल 352 में आपका दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्टिकल 356 में आपका दोस्तों राज्य आपातकाल है, और आर्टिकल 360 में दोस्तों आपका क्या है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल है। तो ये दोस्तों आपके थे 100 प्रश्न। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो हमारी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट्स के दोस्तों कोर्स अवेलेबल हो जाते हैं, और कंप्लीट कोर्सेज उत्तराखंड और हिंदी के कंप्लीट कोर्सेज भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं उन कोर्सेज से तो जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।